नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की चर्चा में मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की हमारी चर्चा का विषय है हिंद प्रशांत क्षेत्र और अमेरिका की रणनीति। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन अमेरिका और भारत संबंधों की मजबूती को उच्च प्राथमिकता देगा। अमेरिकी सरकार की अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक दिशा निर्देश में ये कहा गया है कि बाइडेन प्रशासन नियमों पर आधारित और स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका और भारत मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका ने ये कहा है कि भारत के साथ हमारी साझेदारी को और मजबूती हम देंगे। इसके साथ ही सिंगापुर, वियतनाम और आसियान के दूसरे सदस्य देशों के साथ साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। हिंद महासागर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो अपने नाम के ही अनुसार हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र या इंडो पैसिफिक रीजन कहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर भी आता है, जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए अपनी रणनीति का एक अहम हिस्सा मानता है। लेकिन चीन अमेरिका के इस मंसूबे को लगातार चुनौती देता चला रहा है और यही वजह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र हाल के वर्षों में विश्व की शक्तियों के बीच कूटनीति संघर्ष का एक नया मंच बनकर उभरा है। विश्व व्यापार के 75% वस्तुओं का जो आयात निर्यात है वो इसी क्षेत्र से होता है। विश्व जीडीपी के 60% का योगदान इसी क्षेत्र से होता है। लिहाजा ऊर्जा व्यापार से लेकर उपभोक्ता और उत्पादन दोनों राष्ट्रों के लिए यह रीजन संवेदनशील है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा में अपने खास मेहमानों से हम बात करेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र की, उसके रणनीतिक महत्व की, भारत के लिए उसकी इंपॉर्टेंस की और इसे लेकर अमेरिका की स्ट्रैटेजी की। तो आइए अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। अरविंद गुप्ता है मेरे साथ, निदेशक हैं आप विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ हैं राजेंद्र हर्ष जी, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपसे ही कर लेना चाहूंगी कि जो बाइडेन सरकार ने जो अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक दिशा निर्देश जारी किया है और जिस तरीके से भारत के साथ अपनी मजबूती को बढ़ाने की और प्रगाढ़ करने की बात की है, खासकर अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, सबसे पहले तो हाईलाइट्स जो हैं डॉक्यूमेंट के, उस पर मैं चाहूंगी कि आप प्रकाश डालें। देखिए, ये इनकी नेशनल सिक्योरिटी जो एक नीति है वो हर सरकार लेके आती है, नई एडमिनिस्ट्रेशन जी। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की भी एक जो नीति है नेशनल सिक्योरिटी की, उसका इंतजार है और कुछ उन्होंने इंटरिम एक नीति का कुछ चर्चा की है और उसमें जो इंडो पैसिफिक इस समय अमेरिका की रणनीति में बहुत महत्व रखता है जी। और ये अभी से नहीं, जो ट्रंप के समय से या बल्कि मैं कहूँ बल्कि ओबामा के समय से ही उसमें से एशिया पैसिफिक की ये लोग बात करते थे और अब ये इंडो पैसिफिक की बात करने लगे हैं, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जी। कुछ आपने भी गिनाए, हिंद और प्रशांत महाक्षेत्र, ये क्षेत्र है, इसमें अभी चाइना का जो राइज हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है जी। और चाइना एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है और अमेरिका को सीधा चैलेंज कर रहा है जी। और अमेरिका को चैलेंज करने का अर्थ है कि अमेरिका की जितनी भी वहाँ पे इस समय सुरक्षा समझौते हैं, जैसे जापान के साथ है, फिलीपींस के साथ है, थाईलैंड के साथ है और अभी आपने जो साउथ ईस्ट साउथ चाइना सी में जो उन्होंने सारा ले लिया है, कब्जा कर लिया है उस क्षेत्र में, उसमें आने जाने में उसमें बाधा आती है, ट्रेड में बाधा आती है। तो ये देखते हुए इस समय अमेरिका का प्रभुत्व एक चाइना उसको चैलेंज कर रहा है और बाइडेन साहब को एक नीति बनानी पड़ेगी जो कि उसमें एक पूरी तरह से वो दर्शाएंगे
कि वो चाइना का चैलेंज इस क्षेत्र में कैसे उसको निपटे उससे, और उस सिलसिले में भारत का भी एक बड़ा रोल है, योगदान रहेगा, महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। और दूसरे देशों का भी, जैसे कि आपने वियतनाम और सिंगापुर जो कि आसियान के सदस्य हैं, उनके बारे में भी उन्होंने उसमें बात की है। तो मुझे लगता है कि एक उसमें परिवर्तन आने वाला है, एक उसमें काफी बड़ा बदलाव आने वाला है। और आज ही की खबर है कि क्वाड की एक मीटिंग शायद होने वाली है, जिसमें कि बाइडेन, मोदी, स्कॉट मॉरिसन और सुगा, ये लोग शायद कुछ दिनों में आपस में मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक घटना है। तो एक मुझे लगता है कि उनके जो नीतियां हैं वो अब स्पष्ट धीरे धीरे हो रही। जी बिल्कुल। राजेंद्र हर्षद जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और जो बातें अरविंद गुप्ता जी ने बताई इस क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है इसे लेकर, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चीन का दखल रहा है, चीन जिस तरीके से चुनौती बनता रहा है, इस पूरे एक रीजन में भारत के रोल को, खासकर जब अमेरिका ये कह रहा है कि भारत जो है वो एक मजबूत साझेदार के रूप में है और आगे हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, भारत की इस रोल को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं और कैसे देखते हैं आप? ऐसा कि इसमें हमें दो बातों पर सोचना पड़ेगा जी। एक, चीन जिस तरह से विस्तार कर रहा है अपना, इस पर पहले गहरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। वो एक आक्रामक देश बन चुका है जी। और साउथ चाइना सी पे उन्होंने काफी कब्जा कर लिया है जी। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी उनका रिश्ता बहुत अच्छा है जी। और जहां तक देखोगे भारत का ख्याल है, तो भारत के जो सारे नेबर्स है, जैसे श्रीलंका, वहां हम्बानटोटा पोर्ट, बांग्लादेश चिट्टागोंग, म्यांमार या मालदीव्स, इस तरह से चीन जो है वो इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक ओशन दोनों जगह आने की कोशिश कर रहा है। उनका व्यापार सारा मलाक्का स्ट्रेट से जाता है जी। इसलिए मालदीव्स भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो उन्होंने आजकल डिजिबूती में बेस भी बना दिया है अफ्रीका में। तो ये इतना बड़ा एरिया है और चीन का जो चैलेंज है भारत के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज मैं मानता हूं, क्योंकि इतने दिनों तक ऐसा था कि भारत ही एक यहाँ का बहुत बड़ा समृद्ध और अकेला ऐसा देश था जो सारा इंडियन ओशन रीजन को डोमिनेट करता था एक तरह से, और उसी नाम से वो ओशन जाता था। अब इंडो पैसिफिक की कल्पना करें तो भारत को अमेरिका की मदद लेना बहुत जरूरी होगा। भारत का संबंध वियतनाम से अच्छा है, सिंगापुर से अच्छा है। अमेरिका तो ट्रंप के बाद भी बाइडेन साहब आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए सहयोग की आशा बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने भी कुछ अच्छे अच्छे कदम यहाँ उठाए हैं। मैं समझता हूं कि इस एरिया को पूर्ण रूप से हमें समझना चाहिए। यानी यहाँ के सारे जो चोक पॉइंट्स है, सुएज कैनाल, बाबे मंडल, हर्मोस स्ट्रेट्स, केप ऑफ गुड होप, मलाक्का स्ट्रेट्स, सिंगापुर, ये सारे चोक पॉइंट्स है, वहां भारत को जोड़ना चाहिए और जोड़ा भी है भारत ने, तभी आप चाइना से कुछ मुकाबला कर सकते हो। दूसरी बात जो है कि चाइना अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की कल्पना करता है और आगे बढ़ रहा है, तो भारत ने भी जापान के साथ मिलकर अफ्रो एशियन कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर की कल्पना लाई है और वो भी कभी कभी साकार होने वाली है, आज न कल। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे अरविंद जी ने बताया, ऑस्ट्रेलिया है भारत के साथ, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स है और अन्य देश भी, जैसे फ्रांस भी यहाँ आना चाहता है और भारत रशिया के साथ भी साउथ ईस्ट एशिया में कोऑपरेट करना चाहता है। और जो बात है जो भारत के संदर्भ में कही जा सकती है, चाबहार पोर्ट जो है ईरान में, वो भी अब चालू होने वाला है। भारत को ईरान को एक्सेस मिलेगा और उसके साथ साथ रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज को। और भारत को एक्सेस साउथ वेस्ट इंडियन ओशन है, जहां मोदी जी मॉरिशस और साइशेल में भी जा चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत कोई कमजोर सत्ता है। चाइना का ठीक तरह से जवाब देने के लिए भारत पूर्ण तरह से क्षमता उसकी रखता है। और ये अच्छा है कि अमेरिका भी भारत के साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। अन्य देश फ्रांस जैसे भी यहाँ आएंगे। तो ऐसा है कि चाइना का जो आक्रामक स्टांस है और ऊपर आने की जो रणनीति है उसको चेक करने के लिए बहुत सारी सत्ताएं यहाँ आएगी। तो एक ये जो सारा रीजन है वो अनेक महासत्ताओं का, बड़ी सत्ताओं का, एशिया की या भारत के बाहर की, एशिया के बाहर की सत्ताओं का केंद्र बन जाएगा। और अलायंस और काउंटर अलायंसेस हमेशा बनते रहेंगे, व्यापार भी चलता रहेगा। और हमें देखना है कि कैसे भारत और अमेरिका आगे
एक दूसरे से सहयोग करते हैं। बिल्कुल, और किस तरीके से बिल्कुल किस तरह से आगे बढ़ेंगे। अरविंद गुप्ता जी, जिस तरीके से राजेंद्र हर्ष जी ने भी कहा कि इस क्षेत्र को समझना बेहद ज़रूरी है। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, इस क्षेत्र को लेकर रणनीति की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जो विश्व की सतह का क्षेत्र है वो 44% है, जबकि विश्व की कुल आबादी का 65% हिस्सा है। मैं चाहूंगी कि इसकी भौगोलिक स्थिति और इसके स्ट्रैटेजिकल महत्व को लेकर आप बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंस रखता है ये क्षेत्र, खासकर जो विश्व की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए। देखिए, इस क्षेत्र का महत्व तो बहुत अधिक है। ट्रेड लगभग 50% ट्रेड यहाँ से होता है, एनर्जी सप्लाईज यहाँ से जाती हैं, और चोक पॉइंट की राजन जी ने बात की, तो इसका महत्व तो बहुत है। लेकिन अभी यह है कि इसमें पिछले कुछ दशकों में चीन ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि इसमें इसका महत्व अभी बढ़ जाता है। जैसे कि चीन पहले इंडियन ओशन से उसका कोई लेना देना नहीं था, बहुत कम था। अब वो जिबूती में, जैसे उन्होंने कहा, कि एक बेस ले लिया, और वो ये चीन ये भी चाहता है कि अमेरिका पहले साउथ चाइना सी को क्रॉस करके और चीन के बिल्कुल नजदीक आ जाता था। फर्स्ट आइलैंड चेन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि ताइवान, ओकिनावा और इस तरह के आइलैंड आते हैं, उसको अमेरिका बड़ा आसानी से क्रॉस कर लेता था। लेकिन चीन जो है, अब उसमें इतनी अपनी नेवी और उसका प्रसार कर लिया है, और अपनी सैनिक शक्ति का प्रसार कर लिया है, कि अमेरिका को वो फर्स्ट आइलैंड चेन से बाहर रखता है, और वो सेकंड आइलैंड चेन में और पैसिफिक की तरफ जाना और इधर इंडियन ओशन में आने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़े एक सामरिक बदलाव आ रहा है, क्योंकि चीन की ताकत बढ़ गई है। इस साल ही उन्होंने लगभग $200 बिलियन अपने डिफेंस बजट पे खर्चा किया है जी। और उसके बाद उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक चलाया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कई पोर्ट्स, जिनके कि राजन जी ने वो नाम भी गिनवाए, और उसमें जाके कब्जा कर लिया है। वो बे ऑफ बंगाल में भी आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक तरह से, अगर आप पूरे क्षेत्र को देखें तो 3 तरह की कंट्रीज आपको इसमें नजर आएंगी। एक तो है चीन जी, जो कि उसका एक अपना एक उसमें से ये कहिए कि उस ज्योग्राफी जो कंस्ट्रेंट थी उसको तोड़ के वो बाहर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को चैलेंज करता है और इंडिया को चैलेंज करता है। तो एक तो चीन है। बीच में आती है आसियान, जो कि अमेरिका और चीन के बीच में कहीं एक तरह से फंसी पड़ी हैं, क्योंकि उनका आर्थिक संबंध चीन के साथ बहुत क्लोज है, और वो चीन के बहुत करीब भी हैं, और चीन उनके ऊपर दबाव भी डाल सकता है। तो वो एक न्यूट्रल सा बीच का एक स्टांस लेती हैं। और तीसरी कंट्रीज आ रही हैं, जो कि अमेरिका, जो अपनी एक इंडो पैसिफिक की रणनीति में कुछ कंट्रीज आ रही हैं, जिसमें कि इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कुछ ऐसी कंट्रीज आ रही हैं। इसमें जापान के ऊपर एक क्वाड प्लस का एक माहौल बन रहा है कि क्वाड की जो 4 कंट्रीज हैं, वो 4 देश हैं, वो अपना एक डायलॉग वियतनाम और सिंगापुर और इंडोनेशिया वगैरह से भी शुरू करें। तो अभी इसमें समीकरण नए बन रहे हैं। बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करेगा कि जो नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जैसे कोविड का एक इनिशिएटिव आया, या एक सप्लाई चेन्स का रेजिलियंस का एक इनिशिएटिव है, वो एक इनिशिएटिव आया, या फिर वहां पे एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले की कनेक्टिविटी खड़ा करने का इनिशिएटिव है, या फिर उसमें इंटेलिजेंस शेयर करने का है। उसमें 5-6 बड़े बड़े कुछ ऐसे मुद्दे आए हैं। अगर उसके ऊपर इन कंट्रीज के बीच में कुछ अगर सहयोग बढ़े, तो चीन का जो एक चुनौती है और विस्तारवादी चुनौती है, विस्तारवाद की जो चुनौती है, उसका कुछ सामना किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे कि हर्ष जी ने कहा कि ये एक जो भविष्य की जो पावर स्ट्रगल्स हैं या जो समीकरण है इंडो पैसिफिक, उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। और वो स्ट्रगल है, या वो जो आप समझिए स्पर्धा है, वो कई फ्रंट्स पे होगी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी फ्रंट्स, कई फ्रंट्स पे होने वाली है। तो इसके लिए एक बहुत व्यापक रणनीति की एक जरूरत है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक और एक क्वाड जो है एक हिस्सा है उसका। जी बिल्कुल। राजेंद्र हर्ष जी, हम
देख रहे हैं कि पिछले के कुछ वर्षों में भू राजनीतिक रूप से बात करें, रणनीतिक रूप से बात करें, ये जो क्षेत्र है वो विभिन्न शक्तियों के बीच कूटनीति का एक संघर्ष का एक मंच बनकर उभरा है। जो बातें अरविंद गुप्ता जी ने कही हैं कि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसका जो दखल है, उसे काउंटर करने के लिए जो दूसरी शक्तियां हैं उनके द्वारा उठाए जा रहे जो इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि अरविंद जी ने बहुत सारी बातें बिल्कुल अहम कही जी, और उनका जो कहना था उसके ही आगे मैं थोड़ा सा जाऊंगा कुछ कहने के लिए, क्योंकि ऐसा है भारत को कहीं ना कहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारी है वो सीरियसली लेनी पड़ेगी। यानी सारा नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है भारत का, वो बांग्लादेश को, म्यांमार को और थाईलैंड को कनेक्ट करने की कोशिश रोड से, रेलवे से करने का प्रयास भारत को अब करना पड़ेगा। लुक ईस्ट पॉलिसी एक जमाने थी, अब एक्ट ईस्ट उसकी हो जाएगी, क्योंकि जितना हमारा प्रेजेंस ईस्ट एशिया में बढ़ता है और जितना मित्र लोग ईस्ट एशिया में बनाते हैं, उतना ही चाइना को हम कंटेन कर पाएंगे। और इस तरह की हमारी अगर नियत होगी तो अमेरिका से हमें जरूर अवश्य सहयोग मिलेगा, ये मैं मानता हूं। ऑस्ट्रेलिया से सहयोग मिलेगा, जापान से सहयोग मिलेगा, और ये हमें पूरी तरह से देखना है। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं देखिए, चाइना की एक और जो बात है जो हम दोनों कहना भूल गए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा पाकिस्तान को एनकरेज करके चाइना ने भारत के साथ सरोगेट वॉर की है, और पाकिस्तान कुछ भी करता है जो चाइना उसको प्रोवोक करता है। और ऐसा कि उनमें इतना डिपेंडेंस है पाकिस्तानियों में चाइना के बारे में कि चाइना पाकिस्तान से कुछ भी करवा सकता है। और जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो जा रहा है, वहां कश्मीर से उसका रूट निकालना वो चाहते थे, भारत ने उसका बिल्कुल विरोध किया। लेकिन उसके बाद आगे की बात यह है कि चाइना जो है वो अफगानिस्तान में जाना चाहता है, सेंट्रल एशिया में जाना चाहता है, पूरे यूरेशिया में जाना चाहता है। और भारत जहां तक वहां ख्याल है, चाबहार पोर्ट अगर शुरू हो गया तो पहला हमें अफगानिस्तान के साथ जोड़ने का मौका हम लोगों को मिलेगा, और ये भी बहुत जरूरी है। इस तरह से हम बच सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से चाइना जुड़ा है, इसलिए चाइना आसानी से सेंट्रल एशिया में जाता है, लेकिन भारत को भी वो मौका मिलेगा। उसी तरह से काफी अफ्रीकी देश है, वहां भी चाइना और भारत का मजबूत तरीके से मुकाबला हो रहा है, और वो हमेशा हम देखते हैं। तो उसका क्या कहते हो, जैसे केनिया जैसा देश है तो उसको अपनाना पड़ेगा, मॉरिशस, साइशेल, मादागास्कर, साउथ अफ्रीका इटसेल्फ, यानी ये सारे देश है जहां चाइना अलग तरह से अफ्रीका में जा चुका है, और कल वो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में आया तो भारत को उसकी बड़ी परेशानी होगी। तो इसलिए हर तरह से भारत को भी पूरा एक इंडो पैसिफिक रीजन का एक विशाल रूप देखना चाहिए, और अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, जियो स्ट्रैटेजी, मिलिट्री डोमेन में, इकोनॉमिक और कल्चरल डोमेन में इस तरह से तय करनी चाहिए कि जहां हम पूरी तरह से इंटरनेशनल अलाइज के साथ कोऑपरेट करके चाइना को बिल्कुल बैलेंस करने की, काउंटर बैलेंस करने की स्ट्रैटेजी सोचे। और उसमें बिल्कुल अमेरिका का हमें सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये सारा एरिया है, यहाँ से बहुत बड़ा व्यापार होता है, बहुत बड़े एनर्जी रूट्स है, बहुत बड़े इंटरनेशनल वाटरवेज है, और इसलिए अमेरिका भी आ सकता है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया भी आ सकता है। एक जमाना में रशिया तो इंडियन ओशन में पावर थी बहुत बड़ी। तो इसका सारा विचार करके हमें भारत और चाइना के संबंधों के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसी हिसाब से भारत और अमेरिका किस तरह से भारत को मदद कर सकती है, इसका भी ख्याल करना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। अरविंद जी, जिस तरीके से राजेंद्र जी ने भी कहा कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है और जिन बातों का जिक्र उसने अपने नेशनल सिक्योरिटी का जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें जिन बातों का जिक्र किया है, कितना एग्रेसिव नज़र आ रहा है आपको अमेरिका। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रंप प्रशासन की नीतियां थी, क्या उसी तरफ कहीं ना कहीं बाइडेन सरकार भी कम से कम इस क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चाइना एक कॉम्पिटिटर है जी, तो उसको वो एक कॉम्पिटिटर के लिहाज से लेंगे जी। और उस कंपटीशन में कई नए एलिमेंट जुड़ चुके हैं जो पहले 10-12 साल पहले नहीं थे, और वो एक सबसे बड़ा एलिमेंट जो जुड़ा है वो है टेक्नोलॉजी और ट्रेड का जी, क्योंकि इस समय चाइना ट्रेड और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है और अमेरिका को एक चुनौती दे रहा है जी।
तो अब बाइडेन सरकार की जो पॉलिसी बनेगी उसमें किस तरह से चाइना का टेक्नोलॉजी का जो चैलेंज है उसको निपटा जाए उसके बारे में बात होगी जी। और उसमें देखिए उन्होंने अभी क्या किया, जो कि एक्चुअली ट्रम्प ने शुरू किया था कि टेक्नोलॉजी की कुछ सैंक्शन लगा दी। जैसे हुआवे कंपनी को उन्होंने चिप्स देने बंद कर दिए। तो हुआवे कंपनी जो किसी समय एक नंबर 1 की कंपनी हुआ करती थी, अब वो आके 6, 7वें नंबर पे आ गई है और उनको इसमें चिप्स नहीं मिल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो ये संघर्ष और ये स्पर्धा चल रही है वो नए एलिमेंट्स में जा रही है, चिप्स में आ रही है। उधर आप चाइना देखें तो लगभग 80 से 90% संसार का जो व्यापार रेयर अर्थ्स में है, रेयर अर्थ मटेरियल्स में है, जो कि एरोस्पेस इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वगैरह में जाता है, वो 80-90% वो कंट्रोल करता है जी। तो वो लोग भी एक्ट करेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इस समय जो संघर्ष है वो केवल मिलिट्री या सिक्योरिटी नहीं रह जाएगा, बल्कि टेक्नोलॉजी और ट्रेड और दूसरे कई क्षेत्रों में जाके आएगा जी। तो हमें देखना ये होगा कि बाइडेन सरकार वो जो अब नई रणनीति बनाएगी उसमें ये पहलू कैसे आएंगे उसमें। लेकिन एक चीज जो बाइडेन सरकार को समझ आ रही है कि अकेले शायद वो भी चाइना का चैलेंज वो सुलझा नहीं पाएंगे और इसीलिए उनको चाहिए कोलैबोरेशंस और कोऑपरेशंस दूसरे देशों के साथ। और वहां पे भारत जैसे देश या जापान या ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम या सिंगापुर, ये उनको लिए जरूरत पड़ते हैं। तो बाइडेन ने ऑलरेडी कहा है कि अगर चाइना के साथ डील करना है तो पहले आप एक कोलिशन बनाइए डेमोक्रेसीज की, तो एक पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर उसके ऊपर करें जी। मुझे लगता है कि उनको कुछ और भी कोलिशंस बनानी पड़ेंगी, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर एक कोलिशन बनाई जाए, हाई टेक्नोलॉजी के ऊपर कोलिशन बनाई जाए, जिससे कि चाइना जो कि इस समय काफी तेजी से बढ़ रहा है जी। उसका कुछ जो प्रसार है उसको थोड़ा सा रोका जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि बाइडेन सरकार और की जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी होगी उसमें कुछ तो कंटिन्यूटी होगी, लेकिन उसमें अब के एलिमेंट्स भी आएंगे। लेकिन देखने योग्य बात यह होगी कि अमेरिका इसमें कितना रिसोर्सेज डालेगा, कितना इन्वेस्टमेंट डालेगा और कितना दूसरे लोगों के साथ सहयोग करके 4, 5, 5, 6 बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं इस क्षेत्र की, वो क्या एक डायरेक्शन में सहयोग कर पाएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात। बिल्कुल राजेंद्र जी, जो बातें अरविंद जी ने कही हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो बाइडेन सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है कि रीजनल जो वहाँ पे प्लेयर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें और उनका साथ आना बेहद ज़रूरी है। लेकिन भारत से अगर हम उम्मीदों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की ओर ज़्यादा उम्मीद भरी निगाहों से अमेरिका देख रहा है और भारत का रोल कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे लेकर आपका क्या मत है? आप बिल्कुल सही कहते हो। और एक मैं और अहम बात कहना चाहता था आपसे, और वो ये है कि भारत और चीन का जो व्यापार है उसमें भारत काफी आयात चाइना से करता है जी। और हमारा ट्रेड हमेशा डेफिसिट में रहता है जी। तो कहीं ना कहीं चाइनीज गुड्स को बायकॉट करना या आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश करना, ये सब आगे काम आ सकते हैं, क्योंकि जितना चाइना पे डिपेंडेंस कम होगा उतना हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर सकेंगे और हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स भी उसी हिसाब से बदलने चाहिए, जो ट्रेडिंग की बात अरविंद जी ने कही जी। और एक बात जो चर्चा में नहीं आई और वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात जी। अब देखिए ऐसा है कि इंटरनेट का ही प्रश्न लीजिए, ये तो यूनिवर्सल है, लेकिन बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, फेसबुक हो, गूगल हो, वो कैसे उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन चाइना की बात ही कुछ और है। चाइना बीइंग क्या वो अथॉरिटेरियन तानाशाही वाला देश होने के कारण वो अपनी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी साइबर स्पेस पे असर्ट करना चाहता है और इससे अमेरिका हो या भारत हो, किसी भी देश को इतराज होगा। और दूसरी बात जो चाइना के बारे में कह सकते हैं, वो हमें पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से साइबर क्राइम होने की संभावना जब नजर आती है तो हमें अपने आप को साइबर स्पेस पे भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यह मान के चलना चाहिए, क्योंकि चाइना बहुत चालाक राइवल है और उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जी। दूसरी बात जो मैं समझता हूं कि चाइना जो एड देता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, तो उनका डेट ट्रैप होता है, हमेशा वो ऋणी रहते हैं सब छोटे छोटे देश, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो केन्या हो, चाहे वो डिजिबूती हो। तो भारत को ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जो भारत की है कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, हम आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, आप
बड़ा बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ हमने शुरू कर दिया। वेपन्स कम देंगे और खामखा लड़ाई में नहीं बल्कि डेवलपमेंट में काम करेंगे, एजुकेशन में काम करेंगे, तो चाइना को काउंटर हम अलग अलग देशों में कर सकते हैं और ये पॉसिबल भी है। दूसरी बात है कि जिन देशों की तरफ ठीक तरह से ध्यान नहीं दिया, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, चाइना वहां विस्तार का बात, चाइना का जो हमें मान के ही चलना चाहिए, कैसे हम उसको कंटेन करेंगे ये सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा। और वहां हमें और देशों की, जैसे फ्रांस हो जो ट्रेडिशनल कॉलोनियल पावर थी, या ब्रिटेन हो, इनकी भी मदद हम ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे देश ट्रांस अटलांटिक और यूरो अमेरिकन अलायंसेस के देश है और इनको कम्युनिज्म से उतना ही उतनी ही पीड़ा है, क्योंकि वो हमेशा मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करने वाला चाइना एक देश है, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो उइगुर हो, सभी जगह चाइना ये करता है। तो इसलिए ऐसे में जाहिर तौर पे चाइना को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में जो रीजनल प्लेयर्स हैं उन्हें साथ में आना होगा, कोलैबोरेशन करना होगा। अब बेहद अहम जानकारियां आप दोनों खास मेहमानों ने इस चर्चा में साझा की। चूंकि वक्त की कमी है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो विश्व की सतह क्षेत्र का 44% है, विश्व की कुल आबादी का 65% हिस्सा रखता है। व्यापारिक, कूटनीतिक और रणनीतिक नजरिए से अगर हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण रहा है। भारत भी ये चाहता है कि वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए। अमेरिका ने ये संकेत भी दे दिए हैं, भारत को इस क्षेत्र में मजबूत सहयोगी के रूप में बताया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभर रही नए समीकरणों में उसकी आवाज को भी गंभीरता से सुना जाए तो भारत के लिए इस क्षेत्र की अनदेखी कर पाना मुश्किल होगा। भारत अपने पूर्वी क्षेत्र के इन पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और इसकी एक मिसाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 डायलॉग के तौर पर भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी भारत क्षेत्र में अपने कूटनीतिक पैठ को बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रहा है। इसी के साथ फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।